दोस्तों ये वही लैपटॉप है जिसका आप लोग ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिमांड करते थे कि भैया एसर का एस्पायर 7 कोर 210 RTX 4050 का रिव्यू कब आएगा। तो यार आ गया है, रिव्यू पूरा देखिएगा। भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं मुश्किल से इतना लैपटॉप अरेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट लैपटॉप को अरेंज करने का मोटिवेशन फैक्टर नहीं आ पाता। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो यार, नॉर्मली देखा जाए तो एस्पायर 7 हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बजट सेगमेंट में नाइट्रो सीरीज से ज्यादा बेटर प्राइस में देखने को मिल जाता है। बट व्हाई? जब इसका बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज सिमिलर टू नाइट्रो सीरीज, तो इसका प्राइस क्यों कम किया गया है, कम प्राइस में क्यों मिलता है, वो इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे। और परफॉर्मेंस में ये किस लेवल का परफॉर्मेंस आपको लाकर दे सकता है, कोई गैप है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, वो सारा कुछ डिकोड करेंगे। एंड यस, ये भी बताएंगे कि इस प्राइस रेंज में और कौन से ऑप्शन है जिसको आप एक बार सोच सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। देखो यार, अगर फर्स्ट इंप्रेशन देखें तो ये नाइट्रो V15 जैसा ही देखने को लगता है। इसके ऊपर कोई ग्राफिक डिजाइन नहीं है, पहली बात तो वहां पर प्राइस कट होता है। देयर इज नो ग्राफिक ऑरा ओवर हियर, बट द बिल्ड एंड द डिजाइन एंड द लिड इज सेम। अगर आप लैपटॉप को ओपन करते हो तो ये सिंगल हैंडेडली इजीली ओपन हो जाता है, कुछ 120 डिग्री तक जाता है। अगर आप इसका कीपैड देखोगे, सिंगल जोन RGB के साथ इसका कीपैड रियली में अच्छा लगता है, फुल साइज देखने को मिलता है। एंड अगर नाइट्रो V15 से कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, कलर स्पेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ट्रैक पैड इसका स्मॉल सेगमेंट में देखने को मिलता है एंड डिस्प्ले इज अगेन सेम, बट यहां पर जो आपको वेंट दिया गया है वो पीछे की साइड है। नाइट्रो V15 में हमको यहां के साइड देखने को मिलता है, करेक्ट। एंड अगर इसके बॉडी फ्लेक्स की बात करें तो यार बहुत कम है। एंड अगर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात की जाए तो वो भी बहुत कम है। जो पुराना एस्पायर सीरीज आया करता था उससे इसका बिल्ड क्वालिटी बेटर किया गया है, नो डाउट। अगेन इंस्पायर्ड बाय नाइट्रो सीरीज ओनली। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो आपको दो फैंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रिप आपको अच्छा देखने को मिलता है। मतलब पहले से क्वालिटी को काफी इंप्रूव किया गया इवन एस्पायर सीरीज में। टेबल पे ग्रिप आप देख ही सकते हो, मैं पूरा प्रेशर मार रहा हूं लेकिन ये लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, मतलब इसका ग्रिप अच्छा होल्ड कर सकता है। एंड जहां तक वोबलिंग की बात है, नाक के बराबर, सही बताऊं तो लॉक से भी कम वोबलिंग देखने को मिलता है। अगर इसके डिस्प्ले के एजेस को देखोगे तो ऊपर के साइड में आपको थोड़ा सा एज मिलता है बिकॉज ऑफ द कैमरा। बॉटम में एसर के लोगो के साथ थोड़ा सा आपको एज मिलेगा, लेकिन लेफ्ट एंड राइट में काफी क्लियर आपको देखने को मिलता है। अब क्योंकि फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, डेडिकेटेड कोपायलट बटन मिलता है, बट इट्स नॉट कोपायलट प्लस सर्टिफाइड लैपटॉप, बटन जरूर मिल जाता है। एंड कीपैड टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छा मिलने वाला है, जो मैंने उम्मीद नहीं किया था। एंड WASD थोड़ा डिफरेंट गेमिंग ऑरा के साथ हाईलाइटेड है। एंड एरो कीज भी आपको बिग साइज का देखने को मिलता है, दैट इज द प्लस पॉइंट। एंड ट्रैक पैड को थोड़ा सा लेफ्ट में अलाइन किया गया है, थोड़ा सा छोटा है नो डाउट, अब इस रेंज के हिसाब से सही है। चलो थोड़ा स्पेसिफिकेशन देख लें इसका। ऐसे ये Core i5 210H के साथ आता है जिसमें आपको 8 कोर्स 12 लॉजिकल प्रोसेसर्स मिलते हैं। अब एज एन हाइब्रिड स्प्लिट इसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर, 4 एफिशिएंसी कोर्स मिलता है। देखो प्रोसेसर एग्जैक्टली कंपेयर करें तो 14420H प्रोसेसर जो कभी लॉन्च नहीं हुआ, एग्जैक्टली 13420H का नेक्स्ट वर्जन 14420H ही Core i5 210H कहलाता है। अगर रैम की बात की जाए तो 2 स्लॉट देखने को मिलता है और 24GB रैम मिल रहा है, वो भी डुअल वे में कनेक्टेड है। 3200 मेगा ट्रांसफर का DDR4 रैम देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल 24GB रैम है तो परफॉर्मेंस अच्छा निकाल कर लाने वाला है। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। DDR5 नो डाउट वो होता तो फिर प्राइस बढ़ जाता, फिर नाइट्रो V15 के साथ जाओ ना। ये भी ध्यान रखो, प्राइस भी कम चाहिए, परफॉर्मेंस भी ज्यादा चाहिए, 24GB भी रैम चाहिए, तो सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अपना डिस्क स्पेस। भाई 2 स्लॉट मिलता है इसमें, आसानी से 4TB तक अपग्रेड कर सकते हो। 512GB का आपको इसमें SSD लगा हुआ मिलता है, बट Gen 3 SSD मिलती है जिसका रीड राइट 3000 रीड राइट के अराउंड देखने को मिलता है। वाईफाई आपको इसमें 6 मिलता है, नॉट 6A। GPU इसमें आपको जो iGPU है, इंटेल का जो आइरिस GPU होता है उसी के बराबर का मिलता है, लेकिन जो GPU डेडिकेटेड है वो RTX 4050 मिलता है, जो कि पावरफुल एनफ है, जो हम गेमिंग सेक्शन में देखेंगे, बढ़िया गेम करवा देता है। ठीक है, अब इसमें हमने अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें नॉर्टन की तरफ से एंटीवायरस का आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। MS ऑफिस आपको देखने को नहीं मिलता है इस लैपटॉप में। बजट सेगमेंट में वैसे बहुत कम ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली एसर के साइड से भी कम देखने को मिलता है MS ऑफिस लाइफ टाइम। एंड हाँ, लोगों को अगर कंफ्यूजन है सॉफ्टवेयर के ऊपर तो इसमें भैया आपको कंट्रोल पैनल सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें परफॉर्मेंस नोड्स एंड ऑल आप इजीली स्विच कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो डैशबोर्ड बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है अपना। आप सिंगल जोन कलर मतलब मल्टीपल कलर के साथ मिलता है, आप इसको अकॉर्डिंगली एनेबल करो, एंजॉय करो अपने कीबोर्ड के लुक्स एंड फील को। ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते हो, स्टैटिक, डायनेमिक, व्हाटएवर यू वांट यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर। देन आप मैक्रोज को भी एनेबल कर सकते हो, ये गेम्स के लिए बना है तो भाई मैक्रोज तो होना चाहिए। एनेबल करो, स्पेसिफिक मैक्रो लगाओ, डिसेबल करो, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हो
आप एक अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो। माउस का भी आप मैक्रो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहीं से एनेबल कर सकते हो। बैटरी हेल्थ को चेक कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। दैट इज़ व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस कंट्रोल सेंटर एंड बहुत ही यूनिक बनाया है इस बार स्पेसिफिकली। एस्पायर में इस लेवल का फंक्शन नहीं मिलता था, बट नाउ यू हैव फंक्शन की लॉक, टच पैड, एयरप्लेन मोड, कैप्स लॉक, सब कुछ आपको एक सिंगल ऑन कंट्रोल सेंटर से देखने को मिलता है कि नहीं बेहतरीन चीज़। आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ कंट्रोल सेंटर। इफ यू आर गेटिंग वॉल्यूम रॉकर एंड ऑल भी आप यहाँ से पा सकते हो, ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग इन वन गो फ्रॉम वन प्लेस। ब्लू लाइट फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया लॉन्ग टाइम गेमिंग के लिए। सीपीयू, जीपीयू, मैक्सिमम ऑटोमेटिक, परफॉर्मेंस मोड, एवरीथिंग फ्रॉम वन। फैन स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हो, है कि नहीं बेहतरीन बात। क्लॉक स्पीड, रेस्ट आप लेफ्ट में देखो भैया, आपका जीपीयू क्लॉक स्पीड क्या है, एंटरटेनमेंट, परफॉर्मेंस, पावर सेविंग, क्वाइट मोड। एग्जैक्टली क्वाइट मोड में आपका जीपीयू स्टॉप हो जाता है, तो मक स्विच कह सकते हो कि है। तो इन दैट वे इट्स अ ग्रेट एप्लीकेशन। देखो एनवीडिया जीपीयू विल बी शट डाउन इन पावर सेविंग मोड, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब आपका मक स्विच इस लैपटॉप में देखने को मिलता है। क्लैरिटी मिली कि नहीं? क्वाइट मोड यूज़ करो अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल वर्क करना है, और पावर सेविंग अगर आप समझ लो बिना बैटरी के यूज़ कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट फीचर है यार, ये होना ज़रूरी है। पावर सेविंग से एटलीस्ट आपको आदमी को पता तो चल जाता है कि भैया जीपीयू शट डाउन हो गया है और सिर्फ आईजीपी पे आपका काम चल रहा है। लेकिन ये स्विच करते वक्त थोड़ा समय लगता है, तो उससे डरिएगा मत। जैसे कि आप देख सकते हो सर्कल हो रहा है ऊपर, एंड परफॉर्मेंस मोड में ट्वीक करते ही जीपीयू जब ऑन होता है तो एकदम सिस्टम का रंग फंग चेंज हो जाता है। बेहतरीन चीज़ है, दिस इज़ अ ग्रेट सॉफ्टवेयर, व्हाट आई फील सो। डिस्प्ले की जहां तक बात है, देखो यार इसमें हमको एक 1080 पिक्सल का 16:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका ब्राइटनेस 260 टू 17 निट्स के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलता है, जो कि ठीक है। एंड हाँ, इसको हम कलर ग्रेड के हिसाब से तो नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें 64% sRGB भी देखने को मिलता है, इसमें 45% NTSC देखने को मिलता है, 47% Adobe RGB देखने को मिलता है, 47% P3 देखने को मिलता है। वैसे लैपटॉप इतना पावरफुल है कि अगर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले बाद में खरीदने का सोचो, मतलब मॉनिटर खरीदने का सोचो 5-10 हजार रुपया लगाकर, तो आप आसानी से उसमें बेस्ट कलर ग्रेड वर्क कर सकते हो अगर फ्यूचर में आपको करना हो। बट कलर ग्रेड के हिसाब से इस लैपटॉप को मत लीजिए, ठीक है। लेकिन ओटीटी वॉच कर रहे हो, मूवी वॉच कर रहे हो, उसमें क्वालिटी बढ़िया, एंड स्पीकर क्वालिटी भी आपको सुना बेस थोड़ा कम मिलेगा आपको। लाउडनेस भी आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन क्लैरिटी बहुत अच्छा है। मतलब नॉर्मली हम इस रेंज में एस्पायर से जितना उम्मीद कर सकते हैं उतना आपको मिलता है। आवाज कहीं फटता नहीं है, क्लैरिटी अच्छा है, बट लाउडनेस उतना ज्यादा नहीं मिलने वाला, क्लियरली बता रहा हूं आपको। आप थोड़ा इसका बेंचमार्क देख लो। आप सिनेमेंस 2026 आ चुका है, 2023 सिनेमेंस R23 जो हम लोग करते थे वो अब रोल आउट हो चुका है। वैसे कोर 5 210H का अगर आपको स्कोर देखना है तो सिनेमेंस R23 का स्कोर ये देखने को मिलता है। आप देख सकते हो 2026 सिनेमेंस स्कोर भैया, जीपी का स्कोर 34,000, सीपीयू का स्कोर 400, सीपीयू एंड ऑल भाई चेक कर लीजिएगा, बेहतरीन निकल कर आता है। क्रॉस मार्क आपका 1510 के अराउंड मिलता है, ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, व्हाट आई फील सो। रीड राइट स्पीड एज आई सेड कि जेन 3 वाला है तो 3400, 3380 राइट स्पीड, सो इसके साथ संतुष्टि बनाए रखिए। नेक्स्ट है आपका फॉर्मार्क 10, यहां पर भैया इसने अच्छा स्कोर निकाला 106 FPS FSD में, और ये आपका सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर आप देख सकते हो ठीक ठाक निकला है। एंड जीपीयू का स्कोर भैया 85,000 प्लस 440-50 है यार, तो 40-50 तो रंग लाएगा। और ये Geekbench AI स्कोर है, जो कि क्वांटाइज स्कोर 3000 ठीक है चलेगा। और टाइम स्पाई स्कोर आपका सीपीयू का 7000 और ग्राफिक्स का 7600। सो स्टील नोमैड स्कोर जो लोग समझ पाए तो ये 1682 के अराउंड गुड स्कोर देखने को मिलता है। ब्लेंडर स्कोर अच्छा है 2361, जो कि ब्लेंडर के लिए मिड लेवल पर काम करवा देगा। और ये आपका ऑरेंज रूम VR मार्क 10,000 के अप्रोक्सीमेटली स्कोर निकालता है। और देखो ये है आपका 64% sRGB का डिस्प्ले, ठीक है, साथ ही 45% NTSC बेसिक डिस्प्ले देखने को मिलता है ये आपका। साथ ही इसमें अगर P3 देखोगे, Adobe RGB देखोगे तो 47%, और P3 भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही देखने को मिलता है, जो कि 47% देखने को मिल रहा है। अगर परफॉर्मेंस बेंचमार्क देखोगे तो बिलीव नहीं होता कि भैया इस सेगमेंट के लैपटॉप में भी इस लेवल का हम परफॉर्मेंस उम्मीद कर सकते हैं। नो डाउट इसमें जो SSD यूज किया गया है, वो रैम यूज किया गया है, वो पुराने जनरेशन का है। उसके पीछे रीजन है ना यार, क्योंकि इसमें जो मदरबोर्ड यूज किया गया है वो
एग्जैक्टली ओल्ड जेन है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं एस्पायर 7 में। और नाइट्रो V15 में आपको लेटेस्ट मदरबोर्ड देखने को मिलता है, इसलिए उसमें हमको C पोर्ट देखने को मिलता है और इसमें आपको अलग से डिस्प्ले पोर्ट जो पहले आता था वो अभी भी देखने को मिलता है। बट अगर उन पॉइंट्स को साइड रख दें तो सिर्फ जनरेशन चेंज हुआ है, लैपटॉप का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। कैसे पता चलेगा? गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट से पता चलेगा, तो लेट्स चेक इट आउट, है ना। इसके पहले गेमिंग स्टार्ट करें ये बता देता हूं, अगर इस लैपटॉप को ऑफलाइन खरीदना चाहते हो, NCR में रहते हो या इवन अगर डिलीवर करवाना चाहते हो, बांग्लादेश तक डिलीवर कराना चाहते हो, यू कैन कॉल शरद का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नॉट ओनली दिस लैपटॉप, any other Acer laptops, you can just call him and get the best deal out of it। जो ऑनलाइन है हो सकता है उससे बेहतर डील भी मिल जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट वो आप कॉल करके पता कर लेना। रेस्ट मैंने ऑनलाइन का भी लिंक टैग कर दिया है, जहां से लेना चाहे आप पसंद कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द गेम। स्टार्ट करते हैं CS2 Go से। और भैया 150 नहीं 200 FPS आराम से निकाल कर ला रहा है। थर्मल थोड़ा ऊपर जाएगा, जिस तरह से लैपटॉप को रखा गया था ना डेमो में, प्लास्टिक चिपका के बिल्कुल एकदम हवाई माहौल में, तो भैया डस्ट बहुत जा चुका है इसके फैन में, बट इसके बाद भी सीमलेस परफॉर्मेंस निकाल रहा है। 14 GB रैम यहाँ यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि DDR4 रैम है तो उस हिसाब से रैम का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है। DDR5 होता तो 11 GB में काम बन जाता। नेक्स्ट गेम अपना फोर्जा होराइजन, यहां पर हम अल्ट्रा सेटिंग में DLSS ऑन करके आपको FPS दिखाने वाले हैं और यहां आराम से हमारा 95+ FPS निकाल कर ले आया है, कोई दिक्कत नहीं। और भाई TGP ना पूरा पुश कर रहा है ये लैपटॉप, 75 कहा है तो 75 पुश कर रहा है। 14 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, जीपीयू का टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, सीपीयू भैया ऊपर जा रहे हैं। इसका रीजन एज आई सेड, ये डेमो पीस लैपटॉप है, बहुत दिन से बाहर पड़ा रहता है, प्लास्टिक चिपका रहता है, धूल धक्कड़ लगा रहता है। उसको खोल के रिपेयर करके तो नहीं दिखा सकते थे, लेकिन इतना धूल धक्कड़ खाने के बाद भी परफॉर्मेंस सीमलेस है। वैसे भी इसका थर्मल्स नाइट्रो V15 से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा तो नीचे रहने ही वाला है, सब कुछ नाइट्रो V15 वाला तो नहीं मिल सकता, लेकिन परफॉर्मेंस में कहीं भी पीछे नहीं रहता। 90+ FPS आराम से जा रहा है एंड क्या ही बात है, मतलब 97 डिग्री सेल्सियस पे भी ये लैपटॉप बिल्कुल भी परफॉर्मेंस गैप नहीं ला रहा है। इट्स द एक्सट्रीम टेस्ट एग्जैक्टली देखा जाए तो, कितना भी गंदा कर लो लैपटॉप, डेमो ही पीस क्यों ना हो, लेकिन लैपटॉप बढ़िया काम कर रहा है। नेक्स्ट अपना गेम है जो कि है फार क्राई, और यहां पर हमने अल्ट्रा सेटिंग में FRS को ऑन करके 120+ FPS निकाल रहे हैं, जो कि ही बेहतरीन है। टेम्परेचर भाई कितना भी चला जाए, गेम के FPS में ड्रॉप नहीं आने वाला है, ना लैग होने वाला है। दैट्स समथिंग विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भैया जिस कंडीशन में ये लैपटॉप रखा गया था उसके बाद भी ये काम करके आपको दिखा देगा। सो 15.4 GB रैम यहाँ यूटिलाइज हो रहा है। एज आई सेड, ग्राफिक इंटेंसिव एंड CPU इंटेंसिव गेम है ये, तो यहाँ पर DDR4 रैम ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है टू गिव यू द परफॉर्मेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड। 24 GB का रैम इसमें मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपका बेस्ट आपको FPS निकाल कर ये लैपटॉप ला पा रहा है एंड इजी अपग्रेडेबल ऑप्शन के साथ आता है। तो दैट्स व्हाट इट इज। नेक्स्ट गेम पर हम चलते हैं जो कि है अपना साइबरपंक। और साइबरपंक में भैया आप देखिए, लेफ्ट में आपका DLSS ऑफ है, राइट में DLSS ऑन है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं महसूस हुआ। माइट भी हमने राइट में टेक्सचर क्वालिटी ज्यादा कर दिया था, बट स्टिल 4-5 FPS का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड 13 GB अप्रोक्सीमेटली दोनों साइड रैम यूटिलाइज हो रहा है। I was expecting more difference in FPS in DLSS frame generation, but might be some update related issue हो सकता है, और या तो टेक्सचर क्वालिटी हमने राइट में हाई सेलेक्ट कर रखा कंपेयर टू द लेफ्ट वन विच इज लो, और ये लो रे ट्रेसिंग में खेल रहे हैं भैया। उसका जो रॉ परफॉर्मेंस है उसमें भी आपको 60+ FPS मिल जा रहा है, रे ट्रेसिंग लो ऑन करके। अगर मीडियम पर रखोगे तो भी ये 50 FPS आराम से निकाल कर ले आएगा। 4050 का यही तो फायदा है ना गाइस, 4050 है तो एटलीस्ट आप गेम में एंजॉयमेंट ला सकते हो। नेक्स्ट गेम आपके सामने है, हाई सेटिंग में हम खेलने वाले हैं, यहाँ पे भी अपना फिडिलिटी ऑन है और 75+ FPS। टेम्परेचर चाहे बाढ़ में, लैपटॉप का FPS नहीं गिरने वाला, परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल रहा है यार। लैपटॉप को डेमो ही रखो या जहां भी रखो, बढ़िया से रखो यार, इस तरह से वाट मत लगा के रखो। जब हमारे पास ये लैपटॉप आया था ना तो पन्नी चिपकी हुई थी इसके फैंस में भी, मतलब क्या ही बताऊं कितना लोड पड़ता होगा ओवरऑल सिस्टम पर, प्रेशर पर। तो बट इट्स ओके, आपको मेरे को बताना जरूरी था, बता दिया। अगर इसके बाद आप नाइट्रो V15 वाला लैपटॉप जाकर रिव्यू देख लोगे, मैंने कर रखा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वो बिल्कुल फ्रेश पीस था क्योंकि वो हमारा खुद का लैपटॉप है। तो दिस इज द डिफरेंस। ये इस लैपटॉप में आपको एस्पायर 7 में भी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम निकाल कर लाता है जो नाइट्रो V15 4050 Core i2 निकाल कर लाता है। रिव्यू कर रखा हूं उसका भी गाइस, जाकर देखिएगा जरूर। RDR2 में अगर हम आकर देखें तो यहां पर हमने DLSS क्वालिटी पे रख दिया है एंड
इसका फेवर क्वालिटी पर 67 प्लस FPS हमको आराम से निकाल कर ला रहा है, जो कि बेहतरीन बात है। एंड मतलब नॉर्मली हम 67 या 70 FPS RDR2 में नहीं उम्मीद करते हैं, इवन अच्छे खासे लैपटॉप की लग जाती है, बट क्योंकि 4050 है, फ्रेम जनरेशन ऑन है, तो हम आराम से निकाल पाते हैं। और TGP आप पूरे गेम में देखना भैया, TGP कहीं भी नहीं मार खाता। 75 है, मतलब 75 है, पूरा ही खींच रहा है। 60, 65, 70, 73 आराम से जा रहा है। 16 GB रैम यहाँ यूटिलाइज हो रहा है। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ 24 GB रैम ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट गेम पर आ जाते हैं, जो कि है रेसिडेंट इविल 4। इसको हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं बीच बीच में, और यहाँ पर आप देख सकते हो फिडेलिटी ऑन कर दिया और 70 प्लस FPS निकाल कर ला रहा है। मतलब गेमिंग के लिए इस लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गेमिंग के लिए अगर लेना चाहते हो तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो। टेम्परेचर से मत डरिएगा। एज आई सेड, दिस इज एन ओल्ड डेमो लैपटॉप जो कि पड़ा रहता है स्टैंड पर महीनों महीनों तक, क्योंकि डिमांड था आप लोगों का, अवेलेबिलिटी करवाना था, इसलिए इसको ढूंढ कर लाए हैं। फैन बहुत गंदा था इसका, लैपटॉप का कंडीशन बहुत गंदा था, बट स्टिल परफॉर्मेंस निकाल रहा है। वैलोरेंट में भी भाई 250 प्लस FPS आपको निकाल कर ला पा रहा है। अब यहाँ पर भैया क्योंकि GPU और CPU उतना लोड नहीं पड़ता, तो टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड ही देखने को मिलता है, बट दिस इज व्हाट ओवरऑल परफॉर्मेंस। गेमिंग एक्सपीरियंस से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि भैया इसके 4050 75 वॉट में इतना दम तो है कि ये नाइट्रो V15 जैसा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर ला देता है। तो किसी को गेमिंग लैपटॉप चाहिए, ठीक है, एंड साथ में थोड़ा प्रोडक्टिविटी वर्क भी चल जाएगा, मतलब उसके हिसाब से ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है Acer Aspire 7 की तरफ से। रेस्ट अगर बैटरी बैकअप की बात करो तो ज्यादा उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि इसमें 54 वाट का 4 सेल का बैटरी मिलती है एंड 150 वाट का आपको चार्जर मिलता है। बहुत बड़ी बात है गाइस, पहले नाइट्रो V15 में 130 वाट का चार्जर दे रहे थे V16 वाले मॉडल में, वो उनसे गलती हो गई थी Acer से, बट नाउ यू हैव 150 वाट चार्जर जो कि इसके 75 वाट TGP को परफॉर्मेंस देने के लिए काफी है। एंड बैकअप जहां तक बात है, क्योंकि 54 वाट और का बैटरी है, तो आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे बहुत हो गया अगर बैकअप मोड में रखोगे तो मिल सकता है इको मोड पे एंड ऑल। अदरवाइज उस बैटरी बैकअप के हिसाब से तो मत ही सोचिएगा। अब थोड़ा इसका पोर्ट्स देख लिया जाए क्या। जहां तक पोर्ट्स की बात है भैया, तो इस लैपटॉप में लेफ्ट साइड में आपको 2 टाइप A पोर्ट मिलता है, एक 3.2 Gen 1 है और एक दूसरा एक USB 2 पोर्ट के साथ मिलता है। और बैक साइड में मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स है, जिसमें आपको HDMI 2.1 पोर्ट मिलेगा, देन एक C पोर्ट मिलेगा, दैट आल्सो 3.2 Gen 2, एंड आपको चार्जिंग पोर्ट भी बैक साइड में मिलता है। एक भैया डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलता है, जबकि डिस्प्ले पोर्ट नॉर्मली आज के लेटेस्ट मदरबोर्ड्स में हमको देखने को नहीं मिलता है। दैट्स व्हाट आई सेड कि ये मदरबोर्ड जो यूज किया गया माइट बी एन ओल्ड वन, बट स्टिल उससे क्या फर्क पड़ता है, लैपटॉप का परफॉर्मेंस मैटर करता है आज के डेट में कैसा काम कर रहा है। बट यू गेट अ डिस्प्ले पोर्ट ओवर हियर, नो नीड टू गो फॉर अ 1.4 काइंड ऑफ पोर्ट एग्जैक्टली। अब लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको RJ45 का पोर्ट मिल जाता है, एक आपको मिनी माइक्रो कार्ड का पोर्ट मिल जाता है और एक और USB C पोर्ट मिलता है। ये PD चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, बट पोर्ट्स के मामले में जरूरत से ज्यादा ही दे रखा है। देखो यार, बहुत लोग एडिटिंग के लिए भी इस लैपटॉप को लेते हैं, तो एडिटिंग में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि प्रोसेसर भी लेटेस्ट है एंड 4050 आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है। अब हमने इसमें फिल्मोरा में मल्टी लेयर एडिटिंग कर देखा एंड सारा आपका 4K 30 FPS वाला वीडियो था, एंड हमने उसमें कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी इंक्लूड कर देखा एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। इजिली आप टाइमलाइन को स्लाइड कर पा रहे हो, ठीक है। रेंडरिंग में हो सकता है 4050 है, थोड़ा सा समय लगे, बट स्टिल इट्स गुड एनफ फॉर आपका एक जो आज की डेट में मिड लेवल ऑफ एडिटिंग है, वो आराम से आपका ये करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कलर ग्रेड अगर आपको करना हो तो कलर ग्रेड वर्क में हम नॉर्मली इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं या लाइट रूम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर देखो यार आपको एक एक्सटर्नल डिस्प्ले लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको 100% sRGB वाली डिस्प्ले नहीं मिलती है। प्राइस को भी तो देखो यार, वैसे कैमरा देखा जाए तो इसमें 720 पिक्सल का ही देखने को मिलता है। एंड आप बताओ क्वालिटी कैसा लग रहा है, इसका स्पीकर क्वालिटी भी आप इसी से सुन रहे हो। मुझको उतना खराब नहीं लगा, मतलब जो कार्टूनिस्टिक कैरेक्टर बन जाता है वैसा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरा 720 पिक्सल होने के बाद भी ठीक ही ठाक है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया Aspire 7 का तो वीडियो देख लिया, रिव्यू देख लिया, अब क्या ये लिया जाए कि नाइट्रो V लिया जाए कि नाइट्रो लाइट लिया जाए, अभी भी कंफ्यूजन है भैया। तो देखो भाई, नाइट्रो लाइट सीरीज जो है ना, वो 4050 के साथ आपको मिलता है, 13 जनरेशन मिलता है, लेकिन वहां पे जो प्रोसेसर का पावर है उसको लिमिट किया गया है। लैपटॉप स्लिम सेगमेंट में आता है, बैटरी बैकअप आपको बेटर निकाल कर ले आता है, TGP GPU का कम देखने को मिलता है। किसी को स्लिम सेगमेंट में लाइट वेट लैपटॉप चाहिए तो नाइट्रो V लाइट भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, ठीक है। अगर नाइट्रो V15 से कंपेयर किया जाए तो V15 में आप अगर देखोगे तो वहां पे TGP भी आपका GPU का सेम ही देखने को मिलता है। आपको
डिस्प्ले भी सेम देखने को मिलता है, ग्राफिक्स भी सेम देखने को मिलता है, बस वहां पे DDR5 रैम देखने को मिलता है, SSD भी Gen 4 वाली देखने को मिलती है। बट उसमें भी अगर आप Ryzen 5 6000 सीरीज वाले लैपटॉप में जाओगे तो वहां पे आपको DDR4 रैम ही देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों को देख लीजिएगा। ये Aspire 7 उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बजट में 4050 लेना चाहते हैं एंड लेटेस्ट 2026 के प्रोसेसर Core 5-210H के साथ जाना चाहते हैं, तो दिस कैन बी ए गुड ऑप्शन। ट्रैफिक नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, अलग से खरीद के लगा लेंगे। लैपटॉप का परफॉर्मेंस मैटर करता है। वैसे भी SSDs एंड रैम्स की प्राइस इतने बढ़ रहे हैं, DDR5 लेकर और सर दुखाने से अच्छा है DDR4 के साथ ही चले जाए, है कि नहीं? ये एक प्लस पॉइंट है यार, आपको सस्ता पड़ेगा कि प्रोग्राम अपग्रेड करना है, SSD अपग्रेड करना है, तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे अगर हम इसको कंपेयर दूसरे ब्रांड से करें, लाइक लॉक से करें, तो लॉक में इस प्राइस रेंज में आपको 3050 शायद मिल जाए, लेकिन प्रोसेसर वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि HX मिल पाता है कि नहीं। 4050 तो भैया इस रेंज में लॉक आने ही नहीं वाला, क्योंकि उसमें 100% sRGB डिस्प्ले आपको अच्छा मिलता है, लेकिन बिल्ड वाइज मैं बताऊंगा ये भी तगड़ा है। बस डिस्प्ले वाइज हो सकता लॉक आपका जीत जाता है। अगर हम कंपेयर MSI कटाना से करें तो वो भी काफी प्राइस में देखने को मिलता है। दिस कैन ओनली बी कंपेयर्ड विद आपका MSI Thin 4050, बट उससे बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है बिकॉज इसका TGP आपका ज्यादा है, इसका आपको प्रोसेसर लेटेस्ट देखने को मिलता है। सो अपने प्राइस सेगमेंट में परफॉर्मेंस वाइज ये विन करता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये डाउट हो कि भैया एसर का कस्टमर केयर सर्विस कैसा होगा। देखो यार, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बजट में चीजें जो मिलती है ना वो जरूरत से ज्यादा बिकती हैं। तो जब आप कंप्लेंट्स भी देखने जाओगे तो कंप्लेंट्स भी आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा। कोई चीज 1000 बिकी है तो उसमें 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों ने कंप्लेन किया जिनको भी प्रॉब्लम आई, और कोई चीज अगर 100 बिकी है तो उसमें 1-2 लोगों ने कंप्लेन किया जो कि हम नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जहां ज्यादा बिकता है सामान वहां पे लाउडनेस भी उतना ही क्रिएट होता है ना गाइस। तो ये फैक्टर है। रेस्ट मेरे पास नाइट्रो V15 पिछले 3 साल से है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेरे पास प्रेडेटर सीरीज है एसर का पिछले 2-2.5 साल से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो इट्स ऑल अबाउट आप लैपटॉप को यूज कैसे करते हो एंड हाँ, हाउ लकी यू आर, क्योंकि कभी कभार बैड लक होता है तो यार महंगा सा महंगा लैपटॉप भी खराब होने का डर होता है। सो आई विल जस्ट से चिल योर माइंड, गेट द लैपटॉप इफ यू आर प्लानिंग फॉर, मेक इट श्योर आपके पास वारंटी प्रॉपर हो, लैपटॉप अच्छे से चेक कर लो एंड रेस्ट कैसे लैपटॉप का केयर करना है उसके लिए ये वाला वीडियो जाकर देख लो एंड मेक योर माइंड क्लियर, देन यू विल गेट द बेस्ट डील। करेक्ट है कि नहीं? एंड हाँ भैया, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।